10 अगस्त की रात दिल्ली का संगम विहार इलाका। एक 45 साल की मां अपने बेटे के ही उम्र के एक 20 साल के लड़के के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आ जाती है और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उस लड़के को पूरे 5 लाख रुपए का ऑफर देती है। इस खतरनाक वारदात को अंजाम देने के लिए उस औरत ने अपने ही घर के अंदर एक एक कदम ऐसे फूंक फूंक कर रखा कि पुलिस को ये लगे कि देर रात कुछ अनजान बदमाशों ने डकैती के इरादे से हमला किया था। लेकिन जब पुलिस सुबह के 5 बजे मौकाए वारदात पर पहुंची तो बिखरे हुए सामान और रोती हुई पत्नी के नाटक के बीच फर्श पर खून को पोंछने की एक ऐसी अजीब और नाकाम कोशिश दिखाई दी जिसने तफ्तीश का पूरा रुख ही मोड़ दिया। आखिर एक औरत अपने ही हंसते खेलते परिवार को इस तरह तबाह करने पर क्यों उतारू हो गई? कैसे आधी उम्र का एक मासूम सा दिखने वाला लड़का इस गहरी साजिश का मास्टरमाइंड साथी बन गया? और पुलिस को उस कमरे में ऐसी कौन सी सस्पिशियस क्लू मिली जिसने पूरी झूठी स्क्रिप्ट की धज्जियां उड़ा दी? चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं आज की इस सस्पेंसिव क्राइम स्टोरी को। दिल्ली के संगम विहार इलाके की तंग गलियों में रहने वाले 55 साल के मुन्ना लाल एक बेहद मेहनती, शांत और सीधे साधे इंसान थे। उनके छोटे से परिवार में उनकी 45 साल की पत्नी मंजू और उनका एक युवा बेटा रहता था। आसपास के पड़ोसियों की नजर में ये एक बिल्कुल ही सामान्य और हंसता खेलता मिडिल क्लास परिवार था, जहां रोजमर्रा की जिंदगी बेहद सादगी से बीत रही थी। मुन्ना लाल दिन रात मेहनत करके अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने में लगे रहते थे, जबकि मंजू घर की सारी जिम्मेदारियां और देखभाल संभालती थी। उनका बेटा भी धार्मिक प्रवृत्ति का एक संस्कारी लड़का था, जो अपने माता पिता की सेवा करने और भक्ति भाव में ही अपना समय बिताता था। बाहर से देखने पर किसी भी इंसान को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं हो सकता था कि इस शांत दिखते घर के पर्दे के पीछे कितना बड़ा तूफान आकार ले रहा है और आने वाले वक्त में ये घर एक ऐसी गहरी साजिश का गवाह बनने वाला है जो पूरे समाज की रूह कपा देगी। उनके मोहल्ले में 20 साल का एक लड़का चमन भी रहा करता था, जो पास की ही एक दुकान में मैकेनिक का काम करता। शुरुआत में चमन के लिए मुन्ना लाल के घर आना जाना बेहद मामूली बात थी। घर के छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम या फिर पड़ोसी होने के नाते कोई मदद, चमन अक्सर उनके घर पर आया जाया करता था। शुरुआत में सब कुछ बेहद सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मंजू और चमन के बीच बातचीत आम पड़ोसियों के दायरे से बहुत आगे निकलने लगी। उम्र का एक बड़ा फासला होने के बावजूद जहां चमन उम्र में मंजू के बेटे के ही बराबर था, दोनों के बीच एक सीक्रेट कनेक्शन बिल्ड होने लगा। देखते ही देखते दोनों घंटों फोन पर लंबी बातें करने लगे और छिप छिप कर मिलने की प्लानिंग करने लगे। जो रिश्ता शुरुआत में सिर्फ एक आंटी और पड़ोसी का नजर आता था, वो अब एक बेहद खतरनाक राह पर निकल चुका था, जिसकी भनक घर के किसी भी सदस्य को नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मंजू अपनी शादीशुदा जिंदगी से अनहैप्पी महसूस करने लगी और चमन के साथ अपने इस सीक्रेट रिलेशनशिप में पूरी तरह खो गई। उसके मन में अपने ही पति के लिए दूरी और नफरत बढ़ती चली गई और उसने इस गलत रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक खौफनाक रास्ते को चुनने का मन बना लिया। मंजू ने अपने इस बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक ऐसी डरावनी प्लानिंग शुरू की जिसकी कल्पना भी कोई बेकसूर इंसान नहीं कर सकता। उसने तय किया कि वो अपने पति मुन्ना लाल को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगी। इस मास्टर प्लान को अंजाम देने के लिए मंजू ने चमन को 5 लाख रुपए देने का लालच दिया और उसे यकीन दिलाया कि इस काम के पूरे होते ही दोनों एक साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। 20 साल का चमन लालच और अंधे लगाव में आकर इस गलत प्लान का हिस्सा बनने को तैयार हो गया और दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश बुनी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मंजू को बस एक सही मौके का इंतजार था, जब घर में मुन्ना लाल के अलावा और कोई भी मौजूद न हो। तभी देश में कांवड़ यात्रा का समय शुरू हुआ। मंजू ने देखा कि उसका बेटा धार्मिक विचारों वाला है, तो उसने बेहद चालाकी से अपने बेटे को कांवड़ यात्रा पर जाने के लिए मनाना शुरू किया। उसने बेटे से कहा कि उसे भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए और कांवड़ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। घर की चिंता उसे बिल्कुल भोले भाले बेटे को अपनी माँ के इस डार्क मोटिव का जरा सा भी शक नहीं हुआ और वो अपने पिता को माँ के भरोसे छोड़कर यात्रा पर निकल गया। अब घर में सिर्फ मुन्ना लाल और मंजू बचे थे। रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट चुका था और अब मंजू के पास अपने इस डरावने प्लान को एग्जीक्यूट करने का पूरा रास्ता साफ था। देखते ही देखते 10 अगस्त की रात आती है
और मंजू अपनी प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप लागू करना शुरू कर देती है। रात के खाने के वक्त उसने बेहद शातिर तरीके से मुन्ना लाल के खाने में एक नशीला पदार्थ मिला दिया। दिन भर की थकावट के बाद मुन्ना लाल ने बिना किसी शक के खाना खाया और कुछ ही देर में वो बेहद गहरी नींद में चले गए। उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उनका अपना ही परिवार उनके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रच चुका है। रात के लगभग 1 बजे जब मंजू को पूरी तरह कंफर्म हो गया कि उसका पति पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका है, तो उसने तुरंत चमन को फोन किया। उसने फोन पर चमन से कहा कि रास्ता बिल्कुल साफ है, पति सो चुका है और काम खत्म करने का यही सबसे सही वक्त है। कॉल खत्म होने के बाद चमन ने लगभग 40 मिनट तक गली में सन्नाटा होने का इंतजार किया ताकि कोई भी उसे आते हुए न देख सके। रात के करीब 1:45 पर चमन चुपचाप मंजू के घर में दाखिल होता है। मंजू ने दरवाजा खोला और उसे सीधे उसी कमरे में ले गई जहां मुन्ना लाल बेसुध पड़े हुए थे। दोनों ने मिलकर उस असहाय और बेहोश पड़े इंसान पर हमला करना शुरू कर दिया। चमन अपने साथ एक मजबूत रस्सी लेकर आया था। मुन्ना लाल जो कि नशे के असर में थे, इसलिए वो अपनी कोई बचाव नहीं कर सके। गले पर दबाव बढ़ने के बाद भी जब दोनों को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने शरीर पर अन्य गंभीर वार करने शुरू कर दिए। चमन अपने साथ लाए एक भारी लकड़ी के डंडे से वार करने लगा और बिजली के एक तार का इस्तेमाल करके मुन्ना लाल को गंभीर चोटें पहुंचाई ताकि उनके बचने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। जब दोनों को पूरा यकीन हो गया कि मुन्ना लाल के शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं बची और वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो उन्होंने अपने प्लान का अगला स्टेप यानी क्राइम सीन को छुपाने की तैयारी शुरू की। मंजू ने चमन को तुरंत वहां से निकलने को कहा। लगभग 3:15 में चमन चुपचाप उस घर से बाहर निकला और अंधेरे का फायदा उठाकर अपने घर चला गया। चमन के जाने के बाद मंजू ने घर के अंदर एक फेक रॉबरी यानी झूठी डकैती का नाटक रचना शुरू किया। उसने अलमारी खोल दिए, कपड़े और सामान फर्श पर इधर उधर फेंक दिए और कुछ कैश और कीमती सामान छुपा दिया ताकि ऐसा लगे कि कोई लुटेरा लूटपाट के इरादे से घुसा था। उसने खुद के शरीर पर भी कुछ स्क्रैच बना लिए ताकि वो पुलिस के सामने खुद को एक बेबस विक्टिम दिखा सके, लेकिन घबराहट में उसने फर्श पर फैले खून को कपड़े से पोंछने की नाकाम कोशिश की और यही जल्दबाजी आगे चलकर उसके खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस बनने वाली थी। सुबह के लगभग 5 बजे मंजू ने संगम विहार पुलिस स्टेशन में कॉल किया और रोती हुई आवाज में बताया कि उसके घर में कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए थे जिन्होंने लूटपाट की और उसके पति पर जानलेवा हमला कर दिया। कॉल के कटते ही दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो वहां की कंडीशन देखकर अफसरों को मामला बेहद सस्पिशियस लगा। मंजू फर्श पर बैठकर आंसू बहा रही थी और खुद को एक बेचारी पीड़िता की तरह पेश कर रही थी। बेहोश पड़े मुन्ना लाल को तुरंत एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। ऊपर से देखने पर तो ये लूट और हमले का केस लग रहा था, लेकिन तफ्तीश कर रहे अनुभवी पुलिस अधिकारियों को मौकाए वारदात पर कुछ ऐसी बातें नजर आई जो मंजू की बनाई हुई कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। एम्स अस्पताल के डॉक्टर द्वारा मुन्ना लाल को मृत घोषित किए जाने के बाद संगम विहार पुलिस स्टेशन की टीम ने इस मामले को शुरू में एक हाई प्रोफाइल डकैती और हमले के तौर पर देखना शुरू किया। मंजू लगातार रो रो कर अपनी झूठी आंसू बहा रही थी और पुलिस को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि देर रात कुछ नकाबपोश लुटेरे घर आ दरवाजा तोड़कर जबरन अंदर घुसे थे। उसने पुलिस को बयान दिया कि जब उसके पति ने उन लुटेरों का विरोध किया और अलमारी से कीमती सामान ले जाने से रोका तो उन बदमाशों ने मुन्ना लाल पर जानलेवा हमला कर दिया और बीच बचाव करने पर उसके साथ भी हाथापाई की। लेकिन दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के साथ ये बयान जरा सा भी मेल नहीं खा रहा था। सबसे पहली और सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि अलमारी का सामान बिखरा हुआ तो था, लेकिन घर से कोई बहुत बड़ी डकैती या कीमती सामान गायब होने के पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा घर के दरवाजे पर जबरन अंदर घुसने या ताला तोड़े जाने का कोई निशान नहीं था, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा था कि कातिल को घर के अंदर किसी अपने ने ही बेहद खामोशी से दाखिल करवाया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस का शक गहराता चला गया, क्योंकि क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच में एक ऐसा बड़ा क्लू सामने आया जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। फर्श पर और दरवाजे के पास खून का बड़ा फैलाव था। उस बहते हुए खून को पोंछने और साफ करने की जल्दबाजी में कोशिश की गई थी। जांच अधिकारियों का दिमाग इस बात पर टिक गया कि अगर बाहर से कोई पेशेवर लुटेरा या अपराधी लूटपाट के मकसद से आता है और वो वारदात को अंजाम देने के बाद फौरन मौके से फरार होने की सोचता है,
तो फिर वो फर्श से खून को साफ करने की नाकाम कोशिश क्यों करेगा? ये सफाई की कोशिश साफ इशारा कर रही थी कि कातिल या उसका मददगार वारदात के बाद भी काफी देर तक उस बंद कमरे के अंदर मौजूद था और सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा मंजू के शरीर पर मौजूद खरोच के निशान भी किसी भयानक संघर्ष के बजाय खुद से बनाए गए लग रहे थे, जिसने पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से घर के अंदर मौजूद एकमात्र गवाह यानी मंजू की तरफ मोड़ दिया। संदेह पक्का होते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और साथ ही मंजू के फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहरी जांच शुरू की। आसपास की तंग गलियों में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रात के लगभग 1:45 पर पतला युवा लड़का चुपचाप मुन्ना लाल के घर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया और फिर रात के 3:15 पर वही लड़का बेहद हड़बड़ाहट में बाहर निकलता हुआ नजर आया। जब पुलिस ने मंजू की कॉल हिस्ट्री निकाली तो पुलिस अफसर ये देखकर हैरान रह गए कि जिस वक्त घटना हुई ठीक उससे पहले यानी रात के 1 बजे मंजू ने उसी 20 साल के पड़ोस में रहने वाले लड़के चमन को कई बार कॉल किया था। इतना ही नहीं, दोनों के बीच सोशल मीडिया में हुई लंबी चैट्स ये साफ दिखा रही थी कि दोनों के बीच जरूर कोई गलत रिश्ता चल रहा था। चैट्स में न सिर्फ मुन्ना लाल को रास्ते से हटाने की बात थी बल्कि पैसों के बड़े लेन देन का भी जिक्र हुआ था। मजबूत डिजिटल एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज के हाथ लगते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत महिला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मंजू को कस्टडी में लिया और थाने लाकर सख्त पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो मंजू अपने आंसुओं के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी और खुद को बेकसूर बता रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने चमन के साथ हुई कॉल डिटेल्स, चैट के प्रिंटआउट्स और सीसीटीवी तस्वीरें रखी तो उसकी पूरी झूठी स्क्रिप्ट ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मंजू के पास पुलिस के तीखे सवालों का कोई जवाब नहीं बचा। आखिरकार मजबूर होकर उसने अपना गुनाह कबूल किया और जो खौफनाक सच उसने पुलिस के सामने उगला उसने ऑफिसर्स के भी होश उड़ा दिए। उसने कबूल किया कि उसी ने 20 साल के बॉयफ्रेंड चमन को अपने ही पति को खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए का लालच दिया और उस काली रात को पूरे प्लान के मुताबिक अपने पति को खत्म किया। जब पुलिस ने पूरे मामले की जड़ तक जाने के लिए मंजू और चमन से अलग अलग पूछताछ की तो इस खौफनाक साजिश का पूरा मोटिव सामने आया। चमन संगम बिहार इलाके में ही एक मैकेनिक का काम करता था और मुन्ना लाल के घर के छोटे मोटे रिपेयरिंग के कामों के लिए अक्सर आया जाया करता। शुरुआत में वो मंजू को आंटी कहकर बुलाता और एक पड़ोसी के नाते मदद कर दिया करता, लेकिन धीरे धीरे मंजू अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान होने लगी और उसे अपने 55 साल के पति मुन्ना लाल के साथ रहना एक बोझ लगने लगा। वक्त के साथ मंजू और चमन के बीच की मुलाकात और बातचीत एक अनैतिक रिश्ते में बदल गई। उम्र का एक बहुत बड़ा फासला होने के बावजूद मंजू उस 20 साल के लड़के के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के सपने देखने लगी, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा कांटा था मुन्ना लाल, जो दिन रात मेहनत करके परिवार को पाल रहे थे। मंजू के मन में अपने ही पति के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसने अपने पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का सोचा। उसने अपने इस खतरनाक इरादे को पूरा करने के लिए चमन को 5 लाख रुपए का लालच दिया और चमन भी उसके लगाव में इस काम के लिए राजी हो गया। दूसरी तरफ जब उनका बेटा कांवड़ यात्रा से वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर में वो अपने माँ बाप को छोड़कर गया था, वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी माँ अपने पति को मारने के जुर्म में सलाखों के पीछे जा चुकी है। आज आरोपी मंजू और उसका प्रेमी चमन दोनों ही पुलिस की हिरासत में है और अदालत में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। संगम बिहार का ये खौफनाक वारदात समाज के सामने एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे इंसान लालच और गलत रिश्ते के अंधेपन में आकर अपने ही हंसते खेलते परिवार को खत्म कर बैठते हैं। पुलिस की तत्परता और फॉरेंसिक सबूतों की वजह से ये उलझा हुआ केस सुलझ सका और अपराधियों को उनकी अंजाम तक पहुंचाया गया। दोस्तों, संगम बिहार की ये क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही सच्चे क्राइम स्टोरीज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और रोमांचक क्राइम स्टोरी के साथ। 3 जुलाई 2026 की एक तपती दोपहर आगरा के सिकंदरा इलाके के एक बंद मकान के बाहर पुलिस की गाड़ियां और लोगों की भीड़ खड़ी थी। उस मकान के अंदर से एक अजीब सी डरावनी बदबू आ रही थी, यहाँ तक कि पुलिस वालों के लिए भी वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मकान के अंदर 2 मजदूर फावड़ा और कुदाल लेकर जमीन को खोद रहे थे।
जैसे जैसे जमीन को खोदा जा रहा था, वहां खड़े लोगों के दिल में सस्पेंस और डर बढ़ता ही जा रहा था। अचानक एक मजदूर चीख पड़ता है और उल्टियां करते हुए वहां से बाहर की तरफ दौड़ आता है। पुलिस वालों की नजर जब नीचे जाती है तो वो देखते हैं वहां पर एक इंसान का कंकाल पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर ही हैरान हो रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि इस केस में कई सारे हैरान करने वाले मोड़ अभी आने वाले हैं। इस केस का एक हैरान करने वाला पहलू है घर की मालकिन, एक बीवी, जो पुलिस वालों के सामने खड़े होकर इशारा कर रही थी कि पैर इस तरफ है और सर उस कॉर्नर की तरफ है। ये वही औरत है जो पिछले 45 दिनों से उसी बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी और बिना किसी डर के वहां पर नहा रही थी। क्या उसी ने अपने पति को मारकर वहां दफना दिया था, या फिर इस केस में उसके साथ कोई और भी जुड़ा था? तो चलिए इस केस को डिटेल में जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर से, जहां का रहने वाला था 44 साल का सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र एक बहुत ही सिंपल और सीधे बैकग्राउंड से आता था। उसके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, जिनकी डेथ कुछ साल पहले हो चुकी थी। पिता के चले जाने के बाद से उनकी मां कमला देवी को हर महीने करीब 28,000 रुपए की पेंशन मिलती थी। सुरेंद्र की शादी साल 2010 में रूबी नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी काफी नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। उनकी दो बहुत ही प्यारी और इनोसेंट बेटियां थी, जिनमें से बड़ी बेटी की उम्र 13 साल और छोटी बेटी की उम्र 9 साल थी। अपनी फैमिली के बेहतर फ्यूचर के लिए सुरेंद्र भरतपुर छोड़कर आगरा की इस रेणुका धाम कॉलोनी में शिफ्ट हो गया था। इस कॉलोनी का माहौल बहुत ही शांत था, जहां लोग एक दूसरे से काफी मिलनसार थे। सुरेंद्र का परिवार यहाँ एक किराए के मकान में रहता था और बाहर से देखने पर ये एक परफेक्ट और खुशहाल फैमिली लगती थी। इस हंसते खेलते परिवार में खुशियां तब और बढ़ गई जब सुरेंद्र की मां कमला देवी भी उनके साथ इसी आगरा वाले घर में रहने आ गई। मां की 28,000 रुपए की पेंशन में से करीब 10,000 रुपए सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा को देने पड़ते थे, जो आगरा के ही दूसरे इलाके अवधपुरी में रहते थे। बाकी बचे 18,000 रुपए से सुरेंद्र, उसकी पत्नी रूबी, दोनों बच्चे और मां मिलकर अपना घर चलाते थे। रूबी एक हाउसवाइफ थी जो पूरे घर को मैनेज करती थी। बच्चे पास के ही एक स्कूल में पढ़ते थे और उनका डेली रूटीन बहुत ही सिंपल था। सुबह स्कूल जाना, शाम को घर के बाहर खेलना और रात को साथ में डिनर करके सो जाना। पड़ोसी भी अक्सर इस परिवार को देखकर यही सोचते थे कि ये लोग कितने शांत और संस्कारी है। सुरेंद्र भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और रूबी के साथ मिलकर उनके सुनहरे भविष्य के सपने देखता था। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस शांत दिखती जिंदगी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जो इस हंसते खेलते परिवार को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस खुशहाल घर की दीवारों के पीछे कुछ अजीब और सीरियस प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी। सुरेंद्र शर्मा वैसे तो एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो कोई परमानेंट काम नहीं करता था। उसने कुछ समय के लिए जोमेटो में बतौर डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया था, लेकिन सिर्फ 1-1.5 महीने काम करने के बाद उसने वो काम भी छोड़ दिया। बिना किसी रेगुलर इनकम के घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। इस खालीपन और बेरोजगारी की वजह से सुरेंद्र को शराब की बुरी लत लग गई। वो दिन रात शराब पीने लगा और घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ने लगा। जब भी माँ के पेंशन के पैसे आते, तब सुरेंद्र रूबी से पैसे छीनने की कोशिश करता। वो अक्सर कहता था कि मुझे कहीं से भी पैसे लाकर दो, मुझे अपनी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए। रूबी, जो पहले से ही घर के खर्चों और बच्चों की स्कूल फीस को लेकर परेशान थी, वो सुरेंद्र की इस आदत से अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी। घर की इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सुरेंद्र की शराब की आदत के कारण दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन बहुत ही खतरनाक झगड़े होने लगे। रेणुका धाम कॉलोनी की शांत गलियों में अक्सर उनके घर से चिल्लाने और बहस करने की आवाजें आने लगी थी। पड़ोसी हरिश्चंद्र बताते हैं कि दोनों के बीच कलेश इस कदर बढ़ गया था कि कई बार कॉलोनी के लोग बीच बचाव करने के लिए उनके घर भी जाते थे। लेकिन जब भी कोई पड़ोसी उनके मामले में पड़ता तो सुरेंद्र और रूबी दोनों मिलकर उन्हें भगा देते। वो कहते थे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप लोग हमारे बीच में मत बोलिए। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी उनके घर में दखल देना बिल्कुल बंद कर दिया था। सुरेंद्र की मां कमला देवी भी इन झगड़ों को देखकर बहुत दुखी रहती थी, लेकिन वो भी इस सिचुएशन को संभालने में नाकाम रही।
घर का जो कोना कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब वहां सिर्फ सस्पेंस, नफरत और डर का साया मंडराने लगा था। रूबी के दिल में सुरेंद्र के लिए नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि बहुत ही जल्द ये पूरे परिवार को अपने चपेट में लेने वाला था। साल 2026 के मई महीने की तपती गर्मी में ये नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। 17 मई की रात को सुरेंद्र और रूबी के बीच फिर से किसी बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन अगली सुबह यानी 18 मई को घर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। सुबह सुबह रूबी ने अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने अनिल से कहा कि घर में कुछ पुलिस का मामला हो गया है और कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। उसने अनिल को आगरा वाले घर पर आने से मना कर दिया और कहा कि तुम माँ और दोनों बच्चियों को लेकर तुरंत अवधपुरी वाले अपने घर में चले जाओ, मैं उन्हें दुकान के पास छोड़ देती हूँ। अनिल ने रूबी की बातों पर भरोसा किया और वो माँ और बच्चों को लेकर अपने घर चला गया। अब आगरा वाले उस सुनसान घर में रूबी बिल्कुल अकेली थी। उसी दिन 18 मई की शाम को रूबी ने अनिल को दोबारा फोन किया और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सस्पेंस को और गहरा कर दिया। उसने रोते हुए कहा कि सुरेंद्र घर से झगड़ा करके चला गया है। वो अपने साथ अलमारी से 5,000 रुपए नगद लेकर निकला और उसने ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। 19 मई की शाम को रूबी ने फिर से अनिल को फोन किया और कहा कि मेरा भी इस खाली घर में मन नहीं लग रहा, बच्चे भी मेरे पास नहीं हैं, इसलिए आप मुझे भी अपने घर ले चलिए। अनिल अपनी देवरानी रूबी को भी अवधपुरी ले आया। अब पूरा परिवार अनिल के घर पर था, लेकिन सुरेंद्र का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुरेंद्र का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अनिल ने कई बार रूबी से पूछा कि क्या सुरेंद्र का कोई कॉल आया था या उसका कोई सुराग मिला, लेकिन रूबी हर बार अपनी कहानी बदल देती थी और नए नए बहाने बनाने लगती थी। उसका ये अजीब बिहेवियर अनिल को बहुत ही सस्पिशियस लग रहा था। आखिरकार थक हार कर अनिल ने 26 मई 2026 को थाना सिकंदरा में जाकर सुरेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, रूबी से भी पूछताछ की, लेकिन रूबी ने पुलिस के सामने भी वही रटी रटाई कहानी दोहरानी शुरू कर दी कि पति 5,000 रुपए लेकर घर से बिना बताए चले गए हैं। पुलिस ने सुरेंद्र के लापता होने के पोस्टर छपवाए, उन्हें स्कूलों, चौराहों और रेलवे स्टेशन पर चिपकाया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि 18 मई को सुरेंद्र किसी भी कैमरे में घर से बाहर जाता हुआ नजर नहीं आया। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। पुलिस की इस शुरुआती जांच में कोई भी एविडेंस हाथ नहीं लग रहा था और इधर रूबी बिना किसी डर के वापस आगरा वाले घर में आकर रहने लगी थी। मानो उसे यकीन था कि उसका ये झूठ कभी पकड़ा नहीं जाएगा। सुरेंद्र के अचानक गायब होने के बाद रेणुका धाम कॉलोनी के उस घर में सन्नाटा तो पसर गया था, लेकिन हवा में तैरते हुए सवाल दिन ब दिन भारी होते जा रहे थे। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा, जो अवधपुरी में रहते थे, उनके मन में अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। अनिल को सुरेंद्र के लापता होने की कहानी में कोई बड़ी कमियां साफ नजर आ रही थी। शुरुआत में जब रूबी ने कहा कि सुरेंद्र गुस्से में 5,000 रुपए लेकर घर से निकला, तो अनिल ने इसे पति पत्नी के बीच एक नॉर्मल झगड़ा समझा था। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, सुरेंद्र का कोई सुराग ना मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये मामला सिर्फ घर से भाग जाने का नहीं था। सबसे अजीब बात रूबी का बदला हुआ बर्ताव था। जब भी अनिल उससे सुरेंद्र के बारे में पूछते, रूबी का जवाब हर बार थोड़ा अलग होता था। कभी वो कहती कि सुरेंद्र का कोई फोन नहीं आया, तो कभी कहती थी वो शायद दिल्ली चला गया है। उसके चेहरे पर अपने पति के इतने दिनों तक लापता होने का कोई भी गम नहीं था, जो एक आम हाउसवाइफ के चेहरे पर होनी चाहिए। वो बहुत ही शांत और नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी और यही बात अनिल को सबसे ज्यादा डरावना और सस्पेंसिव लगा। इस शक की आग में घी डालने का काम किया एक बहुत ही अजीब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ने। सुरेंद्र की मां कमला देवी की करीब 28,000 रुपए की पेंशन हर महीने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में आती थी। इस पेंशन का एक हिस्सा घर चलाने के लिए रूबी के पास जाता और एक हिस्सा अनिल को मिलता था। लेकिन सुरेंद्र के गायब होने के बाद वो बहाने बनाने लगी कि इस बार पेंशन समय पर नहीं आई या फिर घर के खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अनिल को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि माँ की पेंशन हर महीने तय तारीख पर अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। आखिरकार अपने इस गहरे होते हुए शक को दूर करने के लिए अनिल ने 27 जून 2026 को बड़ा फैसला लिया। वो अपनी माँ कमला देवी को साथ लेकर राजस्थान के भरतपुर गए, जहाँ माँ का बैंक अकाउंट था।
जब अनिल ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाकर पिछले 1.5 महीनों का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टेटमेंट में साफ दिख रहा था कि मां की पेंशन के पैसे लगातार ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे थे। रूबी लगातार एटीएम के जरिए उस अकाउंट से पैसे निकाल रही थी और भारी खर्च कर रही थी। एक तरफ वो रो रो कर कह रही थी कि सुरेंद्र घर के सारे पैसे लेकर भाग गया है और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ वो माँ की पूरी पेंशन ऑनलाइन उड़ा रही थी। इस बड़े झूठ ने अनिल के दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। उन्हें अब पूरा यकीन हो चुका था कि रूबी कुछ बहुत ही भयानक सच छुपा रही है और सुरेंद्र के साथ जरूर कोई अनहोनी हुई है। भरतपुर से लौटने के बाद अनिल के मन में सवालों का एक तूफान चल रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो सीधे रूबी से सच उगलवाकर ही दम लेंगे। 2 जुलाई 2026 की सुबह अनिल ने रूबी को फोन किया और बैंक स्टेटमेंट के बारे में बातें की। उन्होंने रूबी से बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, सच क्या है मुझे बताओ। अनिल ने रूबी को साइकोलॉजिकली हैंडल करने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि अगर तुमसे कोई गलती हो गई है या तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो तो मुझे सच बता दो। मैं एक बड़े भाई की तरह तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और पुलिस के लफड़े से तुम्हें बचा लूंगा। अनिल का ये भरोसा रूबी के उस मजबूत झूठ के किले को हिलाने की काफी कोशिश कर रहा था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अनिल से कहा कि आप कल सुबह मेरे घर अकेले आना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अगले दिन यानी 3 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे अनिल आगरा के रेणुका धाम वाले घर पहुंचे। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। अनिल ने रूबी से पूछा कि सुरेंद्र कहाँ है। रूबी ने बहुत ही ठंडे दिमाग से बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बाथरूम में है। अनिल जब बाथरूम में गए तो उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। उन्होंने बाहर आकर कहा, वहां तो कोई नहीं है, तुम क्या बकवास कर रही हो। तब रूबी ने वो खौफनाक सच बताया जिसने अनिल के होश उड़ा दिए। रूबी ने कहा कि सुरेंद्र बाथरूम के फर्श के नीचे दफन है। ये सुनते ही अनिल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत थाना सिकंदरा पुलिस को इस बात की सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस की टीम और इलाके के लोग उस घर के बाहर आकर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने तुरंत 2 मजदूरों को बुलाया और बाथरूम का पक्का कंक्रीट का फर्श तोड़ने का काम शुरू करवाया। जिस समय मजदूर कुदाल और फावड़ा लेकर फर्श को तोड़ रहे थे, रूबी वहां बहुत ही शांत खड़ी थी, मानो उसे इस बात का कोई मलाल ही ना हो। लेकिन जैसे ही कंक्रीट की परत हटी और मिट्टी को खोदा गया, वैसे ही अंदर से एक बहुत ही तेज और असहनीय बदबू आने लगी। वहां खड़े पुलिस अधिकारियों और मजदूरों ने तुरंत अपने चेहरे पर रुमाल और मास्क बांध लिए। बदबू इतनी भयानक थी कि एक मजदूर तो उल्टी करते हुए बाथरूम से बाहर की तरफ भागा। जैसे जैसे मिट्टी और हटाई गई, फर्श के नीचे दबे सुरेंद्र के शरीर के अवशेष साफ नजर आने लगे, जो पिछले 45 दिनों में पूरी तरह से कंकाल में बदल चुके थे। पुलिस ने जब रूबी से पूछा कि बॉडी का सिर किस तरफ है, तो उसने बहुत ही बेरहमी से इशारा करते हुए कहा, कोने में सिर है और इस तरफ पैर है। जिस बाथरूम में सुरेंद्र की लाश दबी हुई थी, रूबी हर रोज उसी बाथरूम में बिना किसी डर के नहा रही थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और ना ही कोई पछतावा। पुलिस ने तुरंत रूबी को हिरासत में लिया और सुरेंद्र के अवशेषों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक पत्नी ने अपने ही पति के साथ इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद जो सच बाहर आया, वो किसी भी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा डरावना था। इस नफरत और साजिश की शुरुआत सुरेंद्र की शराब की लत और काम ना करने की आदत से हुई थी। सुरेंद्र जो पहले जोमेटो में काम करता था, वो काम छोड़ने के बाद पूरी तरह से बेरोजगार हो गया था। घर का पूरा खर्च माँ की पेंशन पर चलता था। बेरोजगार होने के कारण सुरेंद्र दिन रात शराब के नशों में डूबा रहता और जब भी माँ की पेंशन आती, वो रूबी के साथ मारपीट करता था। पड़ोसी भी बताते हैं कि आए दिन उनके घर में पैसों को लेकर और शराब पीने की वजह से बहुत गंभीर झगड़े होते थे। रूबी इस रोज रोज के टॉर्चर, मारपीट और गरीबी से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसके मन में सुरेंद्र के लिए नफरत इस कदर बढ़ चुका था कि वो सुरेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के रास्ते खोज रही थी। 17 मई 2026 की उस गर्म रात को रूबी ने अपने प्लान को अंजाम देने का तय कर लिया था। सुरेंद्र को मीठा खाना बहुत पसंद था, खासकर खीर। रूबी ने उस रात घर में बहुत ही प्यार से खीर बनाई, लेकिन उस खीर के पीछे एक मौत का जाल भी छिपा था।
रूबी ने पहले से ही बाजार से करीब 1.5 दर्जन यानी 16 से 20 नींद की गोलियां लाकर रखी थी। उसने उन सभी गोलियों को पीसकर खीर में मिला दिया। जब सुरेंद्र नशे में घर आया तो रूबी ने उसे वो खीर खिला दी। सुरेंद्र को जरा भी अंदाजा नहीं था जो खीर वो इतने चाव से खा रहा है वो उसकी जिंदगी का आखिरी खाना साबित होने वाला है। खीर खाने के कुछ ही देर बाद सुरेंद्र गहरी नींद में सो गया, एक ऐसी नींद जिससे वो फिर कभी नहीं उठ पाया। पूरी रात रूबी सुरेंद्र के बेजान शरीर के पास बैठकर ये सोचती रही कि अब वो इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। उसने पूरी रात एक एक कदम की प्लानिंग की और सुबह होते ही अपने खतरनाक खेल का दूसरा हिस्सा शुरू कर दिया। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने जेठ को फोन करके माँ और बच्चों को घर से दूर भेज दिया ताकि वो घर में बिल्कुल अकेली रह सके और बिना किसी रुकावट के अपने इस काले कारनामे को अंजाम दे सके। जब पूरा परिवार घर से चला गया तो रूबी के पास सुरेंद्र के शरीर को छुपाने का पूरा वक्त था। उसने बाथरूम के फर्श को खोदा और सुरेंद्र की लाश को उसमें डाल दिया। ऊपर से उसने मिट्टी की एक मोटी परत बिछाई ताकि बदबू बाहर न आ सके। इसके बाद उसने एक मिस्त्री को बुलाया और बहुत ही चालाकी से उस जगह पर कंक्रीट का प्लास्टर करवा दिया। मिस्त्री को भी इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस फर्श को पक्का कर रहा है उस फर्श के नीचे सुरेंद्र सोया हुआ है। इस तरह रूबी ने सबूतों को पूरी तरह से मिटा दिया था, लेकिन कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं और चाहे अपराधी कितनी भी चालाकी क्यों न कर ले, कोई न कोई एक छोटी सी गलती पूरा खेल बिगाड़ देती है। रूबी की सबसे बड़ी गलती थी माँ की पेंशन के पैसे को पेटीएम के जरिए अंधाधुंध खर्च करना, जिसने अनिल शर्मा के मन में शक पैदा किया और आखिरकार इस पूरे राज का पर्दाफाश हो गया। इस पूरी खौफनाक वारदात का सबसे दुखद पहलू सुरेंद्र की 2 मासूम बेटियां हैं जिनकी उम्र महज 13 साल और 9 साल है। इन बच्चियों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया और जिस माँ को वो अपनी दुनिया मानती थी वो माँ अब सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काटेगी। शुरुआत में जब पुलिस जांच कर रही थी तो मासूम बच्चियों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है। वे तो ये सोच रही थी कि उनके पापा कहीं काम से बाहर गए हैं, लेकिन जब ये सच सामने आया तो उनका पूरा संसार ही बिखर गया। पिता की मौत और माँ का ये खौफनाक रूप देखकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उन बच्चियों का सहारा उनकी बूढ़ी दादी और उनके ताऊ और ताई है। इस घटना ने पूरे आगरा और देश को झकझोर कर रख दिया है कि कैसे कोई इंसान नफरत और गुस्से में इस हद तक गिर सकता है कि वो अपने ही जीवन साथी का अंत कर देता है और 45 दिनों तक उसी के ऊपर बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जीता रहे। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई अपराध कितना भी प्लानिंग के साथ क्यों न किया गया हो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और ऐसे सस्पेंसिव घटना के साथ।